स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में 10 से 11 देश हमारा, और इसमें हम आपको तमाम वो बड़ी खबरें दिखाएंगे जो आज दिन भर रहेंगी सुर्खियां। इसमें होगा जम्मू कश्मीर में जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, अरुण जेटली का दौरा जम्मू कश्मीर में है, और साथ ही छत्तीसगढ़ में जो नक्सलियों के खिलाफ अभियान चल रहा है उसमें कितनी तेजी आई है। ये तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे अगले 1 घंटे में। बस कुछ देर का इंतजार। सबसे पहले खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में शोपियां में सर्च ऑपरेशन सेना का चल रहा है। सेना को ऐसी जानकारी मिली है आतंकवादी छुपे हुए हैं वहां पर, और इसीलिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। पत्थरबाजों से कैसे निपटा जाए, इसके लिए तरह तरह की रणनीति बनाई जा रही है। और साथ ही आपको हम ये बता दें कि शोपियां में कुछ आतंकवादी छुपे हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से बालाकोट और नौशेरा सीमा पर फिर से गोलीबारी की जा रही है। नौशेरा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान ने 82 mm और 120 mm मोर्टार दागे हैं, और इसमें एक जख्मी भी हुआ है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। और साथ ही आपको ये भी बता दें हम कि शोपिया के हैफ और शीरमाल में सुरक्षा बलों पर हमला हुआ है, और सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से बालाकोट और नौशेरा सीमा पर गोलीबारी लगातार की जा रही है। नौशेरा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान ने 82 mm और 120 mm मोर्टार दागे हैं। शाम 6:30 बजे से पाकिस्तान लगातार गोलीबारी कर रहा है। भारतीय चौकियों से पाकिस्तानी फायरिंग का लगातार जवाब दिया जा रहा है। कल सोपोर में भी हुई पाक गोलीबारी के बाद कई स्कूल कॉलेजों को बंद करना पड़ा था, जबकि राजौरी में 525 परिवारों को घर बार छोड़कर कैंपों में शरण लेनी पड़ी है। तो मजबूर है ये तमाम लोग, क्योंकि जो मोर्टार का इस्तेमाल किया जा रहा है या अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें आ रहे हैं वो तमाम घर जो बॉर्डर से सटे हुए हैं, और उनको मजबूरन अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर शिफ्ट होना पड़ रहा है। नीरज देखना उसमें नजीब अहमद वाली खबर है। नजीब अहमद। और आपको बता दें कि रक्षा मंत्री का पदभार संभालने के बाद पहली बार अरुण जेटली जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। उनके साथ बिपिन रावत भी मौजूद होंगे। तो हालात कितने ज्यादा जो है संगीन हो चुके हैं, कितने ज्यादा गंभीर हो चुके हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात का जायजा लेने के लिए अरुण जेटली खुद आज जा रहे हैं, और जेटली के साथ सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत भी उनके साथ होंगे। इस दौरान जेटली वित्त मंत्री के नाते जीएसटी परिषद की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। लेकिन हालात किस तरह के वहां पर जो बन रहे हैं, जिस तरह से लगातार वहां पर पत्थरबाजी, आतंकवादियों की घुसपैठ, और उसके बाद कैंपों को सेना के निशाना बनाना, बॉर्डर पर लगातार फायरिंग, नौशेरा सेक्टर पर लगातार आपको बता दें 4-5 दिनों से ये खबरें आ रही हैं कि उसको निशाना बनाया जा रहा है और वहां पर लगातार गोलीबारी हो रही है, यानी कि डायवर्ट करने की कोशिश की जा रही है ताकि आतंकवादी घुसपैठ आसानी से कर सकें। तो आपको ये बता दें कि 2 भारतीय जवानों की बर्बरता से हत्या और बाद में शव को शत-विशत करने पर रावत ने बदला लेने की बात कही थी, जबकि अरुण जेटली ने पहले कहा है कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी और सुरक्षा बल इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। कश्मीर घाटी में हाल के दिनों में आतंकी वारदातों में भारी इजाफा हुआ है। 2017 के पहले 4 महीनों में पाकिस्तानी सेना ने 67 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है, और अप्रैल में ही 26 बार पाकिस्तानी सेना ने सीजफायर का उल्लंघन किया है। ये हम आपको इसी साल अप्रैल की बात बता रहे हैं। 26 बार पाकिस्तानी सेना ने सीजफायर का उल्लंघन किया है। जनवरी के अप्रैल के बीच सेना ने 27 आतंकियों को मार गिराया। जनवरी और फरवरी में जम्मू कश्मीर में 26 भारतीय जवान शहीद हो चुके हैं। जेटली वहां 18 और 19 मई को जीएसटी काउंसिल की बैठक में हिस्सा भी लेंगे, और साथ ही तमाम जो वहां पर अधिकारी हैं, एजेंसीज हैं, सेना है, उन तमाम लोगों से भी बातचीत वो करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे हालात के बारे में। तो तमाम इन हालात के बीच अरुण जेटली का दौरा जम्मू कश्मीर का जीएसटी काउंसिल की बैठक में भी शिरकत करेंगे, और उसके साथ साथ हालात का जायजा भी लेंगे। सेना का अलर्ट होना, बिपिन रावत का साथ में जाना, यह साफ बताता है कि इस वक्त घाटी में कितना टेंशन है। इससे जुड़ी हुई एक और खबर है कि आरएसएस 90 साल बाद एक बैठक करने जा रही है वहां पर, और आरएसएस का कहना है कि जो
पत्थरबाजी हो रही है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे, ये भी हम आगे जानने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी से। ये बैठक 16 से 20 जुलाई के बीच होगी और इसमें आरएसएस के आला पदाधिकारियों के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी शामिल होंगे। इस बैठक में जम्मू कश्मीर की स्थिति पर भी चर्चा होगी, लेकिन माना यह जा रहा है कि कश्मीर के अशांत माहौल में आरएसएस की बैठक से हालात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन ये बैठक 16 से 20 जुलाई के बीच होनी है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई आरएसएस की बैठक होने जा रही है। आप उस तरह के हालात में ये बैठक कर रहे हैं, जबकि हालात जो है बस सेना के काबू में भी नहीं है। ज्योति पचनंदा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। ज्योति, सबसे पहले अरुण जेटली का दौरा, उनके साथ बिपिन रावत का जाना, क्या माने आज क्या कुछ होने वाला है जम्मू कश्मीर में, ये क्योंकि काफी अहम होगा। हालात का जायजा लेने जा रहे हैं अरुण जेटली। देखिए, जो इस समय कश्मीर के हालात हैं, निस्संदेह राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार भी इसके लिए चिंतित है और इसी के लिए मंथन किया जा रहा है। और ऐसे में जैसे आपने पहले भी सुना होगा, प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि वहां पर कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए ताकि कश्मीर के लोगों से भी मेलजोल बढ़ सके। और उसी के चलते हुए आज जो जीएसटी को लेकर एक बैठक की जा रही है, जिसमें कई राज्यों के विभिन्न जो वित्त मंत्रालयों के प्रमुख हैं वो भी वहां पर हिस्सा लेंगे और उसके साथ साथ जो कश्मीर की इस समय स्थिति है उस पर मंथन किया जाएगा, उस पर एक रणनीति बनाई जाएगी, जिसके चलते हुए जो सेना प्रमुख हैं वो भी आज रक्षा मंत्री के साथ हैं। उसके बाद जो अभी जिस तरह पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, आज सुबह से राजौरी में मनकोट में जो पुंछ जिले में वहां से चल रहा है, कल शाम 6 बजे से राजौरी के नौशहरा सेक्टर में हो रहा है। कई लोगों का पलायन जारी है, कई घर वहां से अपने छोड़ चुके हैं और प्रशासन उनमें पूरा उनका सहयोग कर रहा है, उनको वहां से निकालने में मदद की जा रही है। जो बुलेट प्रूफ एम्बुलेंसेज हैं वो दी जा रही हैं। लगभग 1800 लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया गया है और अभी भी ये कार्यक्रम जारी ही है। बिल्कुल, लेकिन माने ज्योति, जो एक काउंसलिंग चल रही है लोगों की, हमने देखा है कि पुलिस की तरफ से लगातार कोशिश ये है कि काउंसलिंग हो लोगों की, ताकि लोग जो भटक गए हैं वो अपने रास्ते पे आ जाएं, मुख्य धारा में आ जाएं, उसमें तेजी आएगी। और भी तमाम तरह के जो कार्यक्रम चल रहे हैं बीजेपी की तरफ से, खुद राम माधव का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज्यादा है इसमें, और राम माधव कहते भी हैं कि जब तक भाई पत्थरबाजी नहीं छोड़ोगे तब तक तो बातचीत हो ही नहीं पाएगी। देखिए, रिजिडनेस इस मौके पर नहीं चाहिए, चाहे किसी को भी झुकना पड़े एक दूसरों से बात करने के लिए। काउंसलिंग तभी हो सकती है जब आप एक दूसरे के सामने बैठ सकेंगे, और बैठने की जो स्थितियां हैं उसके लिए एक माहौल बनाना पड़ेगा। और जब तक माहौल नहीं बनेगा, मुझे नहीं लग रहा कि ये बातचीत संभव हो पाएगी और काउंसलिंग भी कारगर साबित होगी। काउंसलिंग निस्संदेह स्कूलों में होनी चाहिए, विद्यार्थियों की होनी चाहिए, जो इस समय जिनको समझ नहीं है लेकिन उनको गुमराह करने के लिए लोग आगे आ रहे हैं, आतंकवादी हैं या सेपरेटिस्ट हैं, कोई भी हैं, उनको पीछे हटाना होगा, तब उनकी काउंसलिंग संभव होगी और तभी हालात जो राज्य के हालत हैं वो शायद अनुकूल हो पाए। लेकिन जब तक एक बातचीत का माहौल, कुछ एक दूसरे को सुनने समझने के लिए तैयारी नहीं होगी, मुझे नहीं लग रहा कि कश्मीर के हालात जल्दी नियंत्रण में आ सकते हैं। जी ज्योति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और एक दूसरी खबर है कि कश्मीर के टॉपर नबील अहमद, उसको धमकी मिली है क्योंकि वो बीएसएफ के लिए परीक्षा देने गया था, बीएसएफ ज्वाइन करना चाहता है, उसको धमकी दी गई है जान से मारने की। यानी कि एक और ये इस तरह की वाकया ये सामने आ रहा है कि आप धमकी दे रहे हैं। जो कश्मीरी लोग हैं, जो कश्मीरी युवा हैं, जब वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं पुलिस भर्ती में या सेना में, तो उनको धमकाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। एक मैसेज देने की कोशिश यहां पर की जा रही है इन लोगों की तरफ से। तो बीएसएफ भर्ती परीक्षा में कश्मीरी टॉपर जम्मू के सहायक कमांडर नबील अहमद बानी को आतंकियों ने जान से मारने की धमकी पर नबील ने सफाई दी है और उसे फिलहाल कोई धमकी नहीं मिली है। आपको बता दें कि जम्मू के रहने वाले नबील अहमद बानी ने पिछले साल बीएसएफ सहायक कमांडेंट की अखिल भारतीय परीक्षा में टॉप किया था और उन्होंने बताया कि उनकी बहन चंडीगढ़ में सिविल इंजीनियरिंग की छात्रा है। नबील ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी को पत्र लिखकर अपनी बहन निदा राफिया के लिए छात्रावास मुहैया कराने की अपील की थी। खबर यह भी है कि आतंकियों ने नबील को धमकाते हुए कहा कि
या तो बीएसएफ की नौकरी छोड़ दें, नहीं तो जान देने को तैयार रहे। वहीं नबील ने सरकार को पत्र लिखकर जानकारी दी है कि उन्हें और उनकी बहन निदा राफिया को आतंकियों की तरफ से जान से मारने की धमकी दी जा रही है। लेकिन अब नबील ने कहा है कि उसकी बहन को धमकी मिलने के बाद हॉस्टल छोड़ने पर मजबूर किया गया है, लेकिन उसे धमकी देने की बात नहीं है। तो नबील अहमद के बारे में हम जान लेते हैं आलोक से। आलोक, इसको किस तरीके से देखें? आलोक, जानना चाहेंगे आपसे। तो नबील अहमद, आप देख रहे हैं, तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि नबील को आतंकियों ने जान से मारने की धमकी दी है। हालांकि नबील अब इससे इंकार कर रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है कि आतंकियों से मिली जान से मारने की धमकी। और नबील ये भी बता रहे हैं कि उनकी बहन चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रही थी, जिसके लिए उन्होंने एक पत्र भी लिखा था उनकी सुरक्षा के लिए, उन तमाम बातों के लिए, लेकिन अब उनको जबरन हॉस्टल से बाहर कर दिया गया है। तो नबील को और उसके परिवार को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब एक दूसरी खबर यह है कि जेएनयू के नजीब को लेकर जिस तरीके से पुलिस अभी तक छानबीन कर रही थी, उससे कोर्ट संतुष्ट नजर नहीं आया। कोर्ट का ये मानना है कि पुलिस ने जो अभी तक छानबीन की है वो बहुत जल्दबाजी में है। वो कुछ न कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे इस केस का कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया है। हालांकि महानिरीक्षक जो है वो इस पर नजर रखेंगे, ऐसा कि नजीब के परिवार वालों की तरफ से ऐसा कहा गया था। तो उन तमाम बातों को कोर्ट की तरफ से माना गया है। 2016 से नजीब गायब है। आपको बता दें कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं से उसका कुछ मनमुटाव हुआ, झगड़ा हुआ और उसके बाद नजीब लापता हो गए। तो बीएसएफ फिलहाल नजीब के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि नजीब कहाँ है। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए मामले की जांच सीबीआई के हवाले करने का निर्देश दिया है। जस्टिस जीएस सिस्तानी और विनोद गोयल की बेंच ने सीबीआई को फौरी तौर पर जांच अपने हाथ में लेने की बात कहते हुए कहा कि उसकी जांच की प्रगति पर दिल्ली पुलिस का उप महानिरीक्षक स्तर का अधिकारी निगरानी रखेगा। उधर दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसने मामले की उचित तरीके से जांच की। नजीब को देश भर में तलाशा गया, लेकिन उसका कोई पता नहीं लग सका। आपको बता दें कि छात्र नजीब अहमद जेएनयू छात्रावास से 15 अक्टूबर 2016 से लापता है। नजीब अहमद जेएनयू में एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का छात्र है। 14 अक्टूबर 26 को उसके और दक्षिणपंथी एबीवीपी के बीच झगड़ा हुआ। अगले दिन 25 अक्टूबर 2016 से नजीब जेएनयू से लापता हो गया। जेएनयू शिक्षक संघ ने प्रशासन पर बेरुखी और पक्षपात का आरोप लगाया। नजीब की मां फातिमा नफीस ने जेएनयू प्रशासन पर असंवेदनशील होने का आरोप लगाया और इस मामले में दिल्ली के बसंत कुंज थाने में अगवा करने और गलत कैद कर रखने के संबंध में एफआईआर दर्ज की गई। दिल्ली पुलिस ने नजीब की जानकारी देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम का ऐलान किया। दिल्ली पुलिस की एक खास टीम इस केस की जांच कर रही है। जेएनयू प्रशासन ने दावा किया है कि नजीब के हॉस्टल के कमरे में मिले दवाओं के पुर्जों से पता चलता है कि लापता होने से पहले उसका कुछ सिंड्रोम यानी कि कुछ कॉम्प्लेक्सिव सिंड्रोम का इलाज किया जा रहा था। उसको किसी तरह की कोई बीमारी थी। तो दिल्ली पुलिस की खास टीम जो केस की जांच कर रही थी, जेएनयू प्रशासन ने दावा किया था इस पूरे केस में कि नजीब के हॉस्टल के कमरे से कुछ दवाओं के जो भी पेपर मिले थे, पुर्जे मिले थे, उसमें कुछ दवाइयों के नाम थे और उसको कुछ बीमारी थी और उसी की एक वजह यहां पर बताई जा रही है। प्रभाकर हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। प्रभाकर, क्या अब नजीब को सीबीआई तलाशेगी और वो तमाम जो सबूत पुलिस ने अभी तक जांच में इकट्ठा किए हैं वो कितने काम आने वाले हैं इस जांच में? बिल्कुल, देखिए, करीब करीब अब 1 साल का वक्त, पिछले साल का ही ये मामला है और देश का सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू माना जाता है और दिल्ली पुलिस भी कहती है कि वो सबसे तेज है। लेकिन नजीब अहमद को ढूंढने में दिल्ली पुलिस नाकाम रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई और अब ये पूरा मामला
सीबीआई को सौंप दिया है। तो सीबीआई की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि एक मां को वो इंसाफ दिलाए, क्योंकि मां ने ही याचिका लगाया था दिल्ली हाईकोर्ट में, सीबीआई जांच की मांग की थी, जबकि दिल्ली पुलिस ने साफ तौर से कहा कि उन्होंने पूरे मामले की जांच की थी, कई शहरों का दौरा किया था, लेकिन नजीब के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाता। देखिए, छात्रों के दो गुटों के बीच विवाद हुआ था और उसके बाद से नजीब अहमद लापता है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या नजीब अहमद दिल्ली में है, दिल्ली से बाहर है, क्या उनको कैद करके रखा गया है? तो अब एक बड़ी जो है उम्मीद जांच एजेंसी सीबीआई से हम कर रहे हैं, क्योंकि सीबीआई को एक तरह से जांच का आदेश दिया है दिल्ली हाईकोर्ट ने, और कहीं न कहीं एक बड़े अधिकारी जो हैं पूरे जांच पर निगरानी रखेंगे। तो अब कह सकते हैं कि देखना होगा सीबीआई की कब से ये कार्रवाई शुरू होती है और नजीब अहमद को ढूंढने में सीबीआई कितना कामयाब हो पाती है। जी बिल्कुल प्रभाकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के उस पार देश के अफसरों पर किसकी नजर, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और यहां पर हम बात करेंगे 3 तलाक की। 3 तलाक को लेकर सुनवाई लगातार जारी है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने भी कल एक बहुत जो बात कही, हालांकि वो काफी विवाद भी हुआ, उसको लेकर काफी सारे सवाल भी उठाए गए। आस्था का प्रश्न खड़ा किया कपिल सिब्बल ने। उसके अलावा आपको बता दें, कोर्ट में मामले का समर्थन कर रहे पक्षों को अपनी अपनी दलीलें रखने के लिए दोपहर 12 बजे तक का वक्त दिया गया है, जबकि विरोध करने वाले पक्ष 12 बजे के लिए बाद अपनी दलीलें पेश करेंगे। इससे पहले मंगलवार को सुनवाई के दौरान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत के सामने दिलचस्प दलीलें पेश की, जिसके बारे में हमने आपको बताया कपिल सिब्बल ने क्या क्या बातें उन्होंने कही। उन्होंने आस्था का प्रश्न उठा दिया है। तो सिब्बल ने 3 तलाक को मुस्लिमों की आस्था का मुद्दा बताते हुए उसकी तुलना भगवान राम के अयोध्या में जन्म लेने से कर डाली। उन्होंने कहा कि अगर भगवान राम के अयोध्या में जन्म लेने को लेकर हिंदुओं की आस्था पर सवाल नहीं उठाए जा सकते तो 3 तलाक पर सवाल क्यों? पिछले 1400 सालों से 3 तलाक की प्रथा का चलन है, ये विश्वास का मामला है। वही मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोर्ट में कहा है कि इस मसले को हम पर छोड़ दिया जाए, बाहरी लोगों को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि अगर ये सही है कि 22 देशों में तलाक बैन हो चुका है तो क्यों? प्रभाकर हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। प्रभाकर, आज अपना अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा, तकरीबन 12 बजे का समय दिया है, और कपिल सिब्बल जो इस तरह की जो आस्था की बात कर रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट दखल ना दे क्योंकि ये अपने आपस में बैठकर ही इस पूरे मसले को सुलझा लेंगे। अब ये किस ओर पूरा मामला जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए सुनवाई काफी अहम मोड़ पर है, और सबसे जो अच्छी बात आप ये कहें कि एक तरफ आप विज्ञान को मानते हैं, एक तरफ आप आस्था को भी मानते हैं, एक तरफ तमाम जो पद्धतियां हैं, जो मान्यताएं हैं, उनको भी मानते हैं। तो कोर्ट में कई तरह के सलाह, कई तरह के कई तरह के तर्क दिए गए। अब कोर्ट को ये तय करना होगा। दूसरी बड़ी बात है, क्योंकि आज भी सुनवाई है इस पूरे मामले का, तो जो लोग पक्ष में है, देखिए वो अपनी बात तो रखेंगे ही, उनसे लिखित में भी दस्तावेज देने को कोर्ट ने कहा है। तो आज लिखित दस्तावेज उन लोगों को देने होंगे जो लोग इसके समर्थन में हैं, जो लोग इनके विरोध में हैं। इसके अलावा 4 इस्लामिक जो विद्वान हैं, उनकी भी बात सुनने का कोर्ट ने कहा था, तो आज उस पर भी फैसला होना है। ये आप कह सकते हैं कि कई तर्क आए। केंद्र ने कहा कि वो अगर 3 तलाक खत्म होता है तो नया कानून लाएंगे,
कल कपिल सिब्बल ने एक तरह से आस्था और जो धर्म है उसको लेकर एक बड़ा सवाल उठाया, 1400 साल पुरानी बात रखी। तो आप ये कह सकते हैं कि पूरी सुनवाई में कई चीजें निकल कर आई है। कई लोगों ने कई ऐसे तर्क दिए, जैसे कई इस्लामिक देश हैं वहां पर तलाक को खत्म कर दिया गया है। तो वो जब देश सुधार की ओर बढ़ रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, लेकिन एक तरफ जब आप कई चीजों को लेकर आस्था को मानते हैं, धार्मिक आस्था को मानते हैं, परंपरा को मानते हैं, तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? आप ये कह सकते हैं कि आज का दिन काफी अहम है, काफी अहम सुनवाई है और ऐसा लगता है कि जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है। जी चलिए दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। प्रभाकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और साथ ही खबर बता दें, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने काला धन रखने वालों के लिए अब एक वेबसाइट लॉन्च करने वाले हैं। वो यानी कि ब्लैक मनी अब आप नहीं रख सकेंगे और अभी तक बहुत बड़ी सफलता मिल चुकी है सरकार को। और इसी के एवज में एक और चीज यहां पर शुरू होने जा रही है कि काला धन रखने वालों और टैक्स चोरी करने वालों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन क्लीन मनी नाम की वेबसाइट लॉन्च की जा रही है। और ऐसे लोगों का पता लगाने में आसानी होगी जिन्होंने मोटी रकम बैंक में जमा की है या बड़ी खरीदारी की है या फिर ये उनकी इनकम के मुताबिक नहीं है। इसके साथ वेबसाइट के जरिए घोषित आय से बड़े ट्रांजैक्शन करने वालों पर नजर रखी जाएगी। साथ ही टैक्स पेयर्स की समस्याओं को भी ये वेबसाइट या पोर्टल हल करेगा। सीबीडीटी के प्रमुख के मुताबिक नोटबंदी के बाद 17.5 लाख ऐसे लोगों का पता लगा है जिनके पास जमा कराई गई नकदी का हिसाब किताब नहीं है। नोटबंदी के बाद करीब 16,398 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता लगाया है। लेकिन बड़ी बात है, इच्छा शक्ति की करप्शन करने वाले और टैक्स चोरों और कालाधन रखने वालों पर आज तक इनकम टैक्स और ईडी नाकाम रहे। विदेश से अभी तक पूरे कालेधन का पता भी नहीं चल सका। अब सरकार पोर्टल ला रही है, लेकिन सरकार की नीयत ठीक होने के बाद कड़ी इच्छा शक्ति की जरूरत है यहां पर। तो कितनी इच्छा शक्ति है? फिलहाल टैक्स पेयर्स को लेकर एक बहुत बड़ी एक और खबर है, ये भी हम आपको बता देते हैं कि जो 60 लाख का इजाफा हर साल होता था टैक्स पेयर्स में, अब की बार ये देखा जा रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा हो गया, यानी कि 90 तक पहुंच गया है। तो इसको भी एक बड़ी सफलता केंद्र सरकार मान रही है कि 60 की बजाय अब 90 लाख हो चुका है। लोग बड़ी तादाद में अब कर चुका रहे हैं जो चोरी किया करते थे, सरकार का ऐसा मानना है। और ये नोटबंदी के बाद के ये हालात दिखाई दे रहे हैं, यानी कि नोटबंदी का असर जो है वो काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है यहां पर। और साथ ही जो सख्त रवैया सरकार की तरफ से है या तमाम जो इनकम टैक्स की तरफ से है, उसका भी कहीं ना कहीं असर है। तो क्लीन मनी नाम की वेबसाइट लॉन्च की है और इस वेबसाइट के जरिए ऐसे लोगों का पता लगाने में आसानी होगी जिन्होंने मोटी रकम बैंक में जमा की या फिर बड़ी खरीदारी की या फिर ये उनकी इनकम के मुताबिक नहीं है। इसके साथ वेबसाइट के जरिए अघोषित आय से बड़े ट्रांजैक्शन करने वालों पर नजर रखी जाएगी। साथ ही टैक्स पेयर्स की समस्याओं को भी ये वेबसाइट या पोर्टल हल करेगा। तो टैक्स पेयर्स के लिए जो दिक्कतें आती हैं उसमें अक्सर आपने देखा होगा कि इनकम टैक्स की जब आप वेबसाइट पर जाते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं कि भाई कैसे इनकम टैक्स देना है, क्या क्या मुश्किलें आपको आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपको एक आसानी हो जाएगी इससे जो वेबसाइट लाई जा रही है, उसमें और तरह के आपके जो सवाल हैं उनका हल निकाला जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज जुड़ गए। नीरज, क्या इसमें और पारदर्शिता आएगी और सरकार जिस तरीके से ये कदम उठा रही है या ब्लैक मनी नाम से जो ये वेबसाइट है कितनी कारगर साबित होने वाली है? देखिए, नोटबंदी के लगभग 2 से 3 महीनों के बाद विपक्ष की तरफ से भी बार बार ये मांग किया जा रहा था कि सरकार आखिर नोटबंदी से जुड़े आंकड़ों को क्यों नहीं बताती जनता को। तो कल जो है ऑपरेशन क्लीन मनी के नाम से वेबसाइट को लॉन्च किया और उस वेबसाइट के तहत सरकार जो है सभी आंकड़े देगी जो नोटबंदी से जुड़े हुए, कितने पैसे आए, कितने लोगों ने कितना पैसा जमा कराया। लेकिन सरकार का टारगेट यह भी है कि ऑपरेशन क्लीन मनी के तहत एक दूसरा चरण चलाया जाए ताकि जो लोग टैक्स जमा नहीं करते, जो लोग अधिक पैसे जमा करते हैं, जिनके टैक्स और आमदनी में फर्क है, उन लोगों पे नजर है सरकार की। और उसी के तहत जो है अब वैसे लोगों पे नजर खास तौर पे रहेगी जिन्होंने 25 लाख रुपए से अधिक जमा किया है नोटबंदी के बाद और जिनकी आमदनी और टैक्स जमा करने में फर्क है। तो टैक्स जमा करने को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कोशिश है ताकि अधिक से अधिक लोग टैक्स नेट के दायरे में आए। और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ऑपरेशन क्लीन मनी के तहत इस बात की कोशिश है कि टैक्स नेट में लाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाकर अधिक से अधिक टैक्स जो है सरकार के पास लाया जाए।
बिल्कुल नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो और समय पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले जो आईपीएस अधिकारी हैं उनका प्रमोशन रोक दिया गया है और ये काफी मुश्किलों भरा है क्योंकि वो प्रमोशन के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन संपत्ति का ब्यौरा अगर आपने टाइम पर नहीं दिया तो यही सलूक किया जाएगा। तो इस तरह का रवैया, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, ब्लैक मनी को लेकर है और ऐसा ही रवैया कुछ और चीजों को लेकर भी है। अगर आपने संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगे तो ऐसे ही होगा और ये आम लोगों के लिए ऊपर भी है। लेकिन फिलहाल ये तो अधिकारी हैं और ये सरकारी नौकर हैं, तो इन पर तो और भी बनता है कि आईपीएस अफसरों पर सरकार एक्शन ले सकती है। इन अफसरों को सरकारी और गैर सरकारी विदेश यात्रा के लिए विजिलेंस क्लियरेंस मिलना भी मुश्किल होगा। गृह मंत्रालय को 290 में से 216 अफसरों ने ही संपत्ति की जानकारी ऑनलाइन भेजी है। जिन अफसरों ने संपत्ति की जानकारी समय पर नहीं दी उनके संबंध में नया आदेश जारी किया है और साथ ही राज्य सरकारों से कहा है कि इन अफसरों से स्पष्टीकरण भी मांगा जाए। इस सूची में उन अफसरों के नाम भी हैं जो पिछले साल राज्य पुलिस सेवा से पदोन्नत होकर भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ऐसे अफसरों को केंद्र सरकार से मिलने वाली अन्य सेवा संबंधी सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी। तो कम से कम इन लोगों के लिए बहुत मुश्किलों भरे दिन आने वाले हैं और काफी मुश्किलें होंगी। और आपको बता दें, गृह मंत्रालय को 290 में से 216 अफसरों ने ही संपत्ति का जानकारी ऑनलाइन दी है और बाकी जो लोग हैं उन्होंने नहीं दी है। और इस सूची में उन अफसरों के नाम भी हैं जो पिछले साल राज्य पुलिस सेवा से पदोन्नत होकर भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ऐसे अफसरों को केंद्र सरकार से मिलने वाली अन्य सेवा संबंधी सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी। तो गाज गिरी है इन अफसरों पर, बहुत कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं इनको लेकर। आलोक द्विवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक, जानना चाहेंगे आपसे कि अफसरों का अब क्या होगा? क्या ये आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे और मनाने की कोशिश सरकार को करेंगे कि भाई आप संपत्ति का ब्यौरा दे रही हैं जो अभी तक हमने नहीं दिया था, या आने वाले दिनों में बहुत सतर्क हो जाएंगे ये अफसर? देखिए, गृह मंत्रालय ने करप्शन रोकने के लिए ये नियम शुरू किया था और 2011 से सख्ती के साथ ये नियम का पालन कराया जा रहा है। हर साल दिसंबर तक का जो वक्त होता है उसको 1 महीने और बढ़ा देते हैं। 31 जनवरी अगले वर्ष की जो भी 31 जनवरी होती है उस वहां तक आपको अपने संपत्ति, चल अचल संपत्ति दोनों का ब्यौरा देना होता है। लेकिन 31 जनवरी 2017 निकल गई है, 4 महीना हो चुके हैं निकले हुए, लेकिन 2016 की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा बहुत सारे अधिकारियों ने दिया। देश भर में 3894 आईपीएस अधिकारी इस समय हैं। उनमें से लगभग 10 से 12% अधिकारी ऐसे हैं जो तमाम बार चेतावनी दिए जाने के बाद भी अभी तक अपना ब्यौरा नहीं दे पाए हैं। उन पर गृह मंत्रालय ने सख्ती करने का मूड बनाया है और राज्यों के पुलिस महानिदेशक, मुख्य सचिव और जो केंद्रीय सुरक्षा बल है उनके डीजीपीज को ये कहा है कि ऐसे अधिकारी जो अब तक ब्यौरा नहीं दे पाए हैं उनकी लिस्ट हमको भेजी जाए, यानी कि गृह मंत्रालय को भेजी जाए, जिस पर उन पर कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई के नाम पर उनकी जो सेवा संबंधी सुविधाएं हैं उनको विड्रॉ किया जा सकता है। फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी उनको, फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, उनकी यात्राएं जो हैं उनको विड्रॉ किया जा सकता है और बाकी और भी जो सेवा संबंधी सुविधाएं हैं उनको विड्रॉ किया जा सकता है। चलिए आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे अवैध खनन को लेकर कहां पर सख्त हुई सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं योगी कैबिनेट की बैठक में बहुत अहम फैसला हुआ है। 5 साल की सजा निर्धारित की गई है। किसके लिए? अवैध खनन को लेकर। अवैध खनन जिस तरह तेजी से बढ़ा है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर अब सरकार सक्रिय हो गई है और लग रहा है कि सरकार लगाम लगाने वाली है उन अवैध खनन माफियाओं पर।
तो यूपी में योगी सरकार पूरे एक्शन में दिखाई दे रही है और जेल की सजा निर्धारित की गई है। इससे पहले 6 महीने की सजा थी। यही नहीं, सरकार ने अवैध खनन करने पर प्रति हेक्टेयर 5 लाख तक पेनल्टी भी तय कर दी है, जो पहले सिर्फ 25,000 रुपए थी। लेकिन योगी सरकार ने कुम्हारों को हाथ या फावड़े से मिट्टी खोदने की छूट दे दी है। इससे वो अपनी सुविधानुसार मिट्टी ले सकेंगे। तो कहीं ना कहीं एक फायदा भी एक तबके को, तो दूसरी तरफ उन लोगों पर सख्ती जो लगातार अवैध खनन कर रहे थे, चोरी कर रहे थे और नुकसान भी पहुंच रहा था इससे काफी ज्यादा पर्यावरण को। और इससे हम देख भी रहे थे कि अलग अलग जो राज्य सरकारें हैं इसको लेकर काफी एक्शन में दिखाई दे रही थी, लेकिन योगी सरकार जो है काफी सख्त एक्शन में दिखाई दी है। पवन हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी। पवन, 5 साल की सजा जो कि 6 महीने थी, उसके अलावा और भी कुछ बदलाव किए गए हैं, इसको किस तरीके से देखें? काफी कड़ा रुख योगी सरकार का। पवन, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है कि योगी सरकार कैबिनेट बैठक करती है, कैबिनेट बैठक में अहम फैसला लिया जाता है, इस अहम फैसले में जो अवैध खनन वाले हैं उन पर सख्ती से निपटा जाए, ये फैसला होता है और इसके एवज में 5 साल की सजा। तो एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे पवन का। हालांकि आपको बता दें कि यूपी में योगी सरकार जब से बनी है तब से लेकर अब तक कई अहम फैसले लिए गए हैं, चाहे वो शिक्षा सुधारों की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, किस तरीके से सड़कों को दुरुस्त करना है, किस तरीके से और जो विकास के काम है उसमें तेजी लानी है। उसी के मद्देनजर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था, अवैध खनन को लेकर 6 महीने की सजा का प्रावधान था। लेकिन अब आपको बता दें कि ज्यादा बढ़ गई है और अवैध खनन पर प्रति हेक्टेयर 5 लाख देने होंगे। योगी सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया है। इसके अलावा और भी कई फैसले हैं, लेकिन ये काफी अहम फैसला है। और कुम्हारों के लिए जो मिट्टी निकालते हैं कुम्हार, उनको पूरी छूट दी गई है ताकि उनको आसानी रहे। आपको बता दें ये वो तबका है कुम्हारों का जो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, बेरोजगार है, लगातार वो सरकार से गुहार लगाते रहे। पवन का एक बार फिर से हम रुख करते। पवन, इस खबर को किस तरीके से देखें और कितना फैसला लेने के बाद कितनी तेजी से एक्शन होता है, क्या ये काफी इंपॉर्टेंट होगा? देखिए, महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि आप कितने कड़े नियम करते हैं, उस जो प्रावधान है उसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करते हैं। आपने देखा होगा कि हर मामले में खासतौर से जो कानून नया बना है वो काफी मजबूत और सख्त है, लेकिन घटनाएं लगातार हो रही हैं। खनन विभाग को लेकर के कल कैबिनेट ने बड़े फैसले किए, 5 साल तक की सजा और 5 लाख तक का जुर्माना। 1 हेक्टेयर से ज्यादा का ही अगर होता है तो जुर्माने की जो रकम है वो और बढ़ा दी जाएगी। उसके अलावा भट्ठा पे जो काम करते हैं या भट्ठे पे जो सब्सिडी मिलती थी, जो ब्याज दर था वो 24% से घटा करके 18% कर दिया गया है। निश्चित तौर पे फैसले अच्छे हुए हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है, क्या वास्तव में जो अवैध खनन करते हैं उनको सजा मिल पाती है, क्या वो अधिकारी जो मिले होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, तमाम ऐसी बातें हैं जो अगर जमीनी हकीकत के रूप में देखें तो वो प्रैक्टिकली तौर पे दिखाई नहीं देता है। यानी जो पेपर वर्क होता है वो तो काफी अच्छा सा दिखाई देता है कि सरकार के मंसूबे का काफी अच्छे हैं, सरकार एनजीटी से लेकर के तमाम सारे जो कोर्ट के फैसले हैं, जो नियम है, उसको ध्यान में रख करके काम कराना चाहती है। और ये भी वो चाहती है कि जो बालू मोरंग और तमाम ऐसी जो सुविधाएं हैं जो आम जनता से लेकर के सड़क और तमाम चीजों में प्रयोग होता है, उसका जो दाम इस समय आसमान के भाव पे है उसको कम किया जा सके। तमाम ऐसी बातें हैं जो सामने मजबूरियां आ रही हैं, लेकिन दिक्कतें कुछ अलग है। पिछले 5 सालों में लगातार भारतीय जनता पार्टी खनन विभाग को लेकर के आरोप लगाती रही है। अभी 50 दिन से ऊपर इस सरकार के हो गए हैं, कोर्ट से सख्त आदेश मिले हुए हैं कि खनन की प्रक्रिया पूरी किया जाए, टेंडर ठीक से कराया जाए और जो बालू मोरंग के दाम बढ़े हुए हैं उसका लिमिट किया जाए, यानी जो आम जनता के रीच में है उसको पहुंचाया जाए। लेकिन स्थिति अभी बिल्कुल उसके उलट है। कल कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है, बड़े फैसले लिए गए हैं, लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, क्योंकि धाराएं, एक्ट और नियम बहुत सारे हैं, लेकिन उसका प्रयोग
क्योंकि बहुत सारे पैसे वाले रसूख वाले लोग इस खासतौर से खनन में और तमाम तरह के जो अगर कहा जाए कि इस विभाग से जुड़े अधिकारी हैं वो प्राइम पोस्टिंग पा जाते हैं, वो दागी होते हैं। उसके बावजूद आपका इस जानकारी के लिए एक दूसरी खबर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। समर वेकेशन को लेकर डॉक्टर्स भी छुट्टी चाहते हैं, वो चाहते हैं वो भी जाएं घूमने के लिए। और यहाँ पर एम्स सबसे बड़ा अस्पताल, जहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोग बहुत दूर दूर से इलाज करवाने के लिए आते हैं, आधे से ज्यादा डॉक्टर छुट्टी पे जा रहे हैं। इसी को लेकर अब थोड़ा सा मामला गर्म हो चुका है। आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स की बात करें तो आज से आधे डॉक्टर छुट्टी पर हैं। 14 जून तक पहली शिफ्ट में 50% डॉक्टर छुट्टी पर रहेंगे, जबकि इसके बाद 16 जून से 15 जुलाई तक बाकी डॉक्टर छुट्टी पर जा रहे हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या यहां पर खड़ी होने वाली है कि एम्स के डॉक्टर अगर छुट्टी पे चले जाएं। और आपको बता दें कि जो मरीजों की तादाद है एम्स, आप लोग भी कभी गए होंगे अगर एम्स, तो आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी तादाद इन मरीजों की होती है और बहुत ही जो क्रिटिकल होते हैं मरीज, सबसे ज्यादा तादाद उनकी पाई जाती है एम्स में, क्योंकि सबसे सस्ता इलाज हो जाता है, लेकिन बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। अब ऐसे में अगर डॉक्टर चले जाएं तो आप समझ सकते हैं जो ऑपरेशंस हैं वो डिले हो जाएंगे, ऑपरेशंस नहीं हो पाएंगे, जो और भी तमाम तरह के उपचार करने हैं और फौरन देना है उनको उपचार, वो नहीं हो पाएगा, उसको डिले करना पड़ेगा। तो ये तमाम तरह की चीजें होंगी जिससे मरीजों को दिक्कतें आ सकती हैं। यही हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी हरीश से। हरीश, इसको किस तरह से देखें, एक लापरवाही या फिर क्या डॉक्टर्स को भी हक है छुट्टी बनाने का, घूमने का? देखिए, डॉक्टरों की जो बात है उसकी एक व्यवस्था होनी चाहिए हॉस्पिटल में कि अगर वो जा रहे हैं तो उनकी जगह पे कार्य किया जाए। लेकिन रही बात की 56 विभाग है वहाँ पे, और 56 विभाग में से देखा जाए तो 234 डॉक्टर जो हैं वो अवकाश पे चले गए हैं। और वहीं पर कुल मिलाया जाए अगर जो 56 विभाग में और कर्मचारी हैं इनके जो ब्लड टेस्ट करते हैं, एक्सरे निकालते हैं, अगर उनकी बात की जाए तो उसमें से करीब सब मिलाकर के 700 से ऊपर, मतलब अगर उसमें से कुछ आधे से ज्यादा लोग अगर हटते हैं, लैब की अगर हम बात कर लें या फिर तमाम और जो स्टाफ है उसकी, तो आपका जो रिपोर्ट 2 दिन के बाद आनी है उसमें 4 दिन लग सकते हैं। 4 दिन लग सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जो ऑपरेशन के लोग लाइन में क्यू में लगे हुए थे, अब उनके ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं, तो घर वाले काफी उनके परेशान है, क्योंकि वो तो आए, उनको टाइम दे दिया गया 1 हफ्ते का कि 1 हफ्ते बाद आपका ऑपरेशन है। लेकिन अभी आपको बताऊं कि करीब 100 से अधिक ऐसे केसेज हैं जो कि ऑपरेशन करना है और वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन वहाँ के जो बड़े डॉक्टर हैं, जो वहाँ के संचालक हैं, उनसे अगर बात की जाए तो वो कहते हैं कि जो ज्यादा गर्मी पड़ रही है और इसके कारण से ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। उमरा, मैं आपसे आप ही बता दीजिए कि कोई अगर मरीज है और वो क्रिटिकल हालत में है और उसके ऑपरेशन की जरूरत है, क्या वो हॉस्पिटल में एसी नहीं है? बिल्कुल। तो ये एक बहाना कहा जा सकता है, बहाना ही कह सकते हैं इसको। लेकिन फिलहाल ये कम से कम अस्पताल जो प्रशासन है उसको समझना पड़ेगा और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में है ये अस्पताल और दिल्ली में लोग पूरा जमा पूंजी अपनी जमा करके यहाँ पर आते हैं, बेच बाज के अपना आते हैं और यहाँ पर बड़ी मुश्किलों से वो अपना इलाज करा पाते हैं। तो कम से कम ये सोचने वाली बात है। हम ये नहीं कह रहे कि डॉक्टर्स को छुट्टी बनाने का हक नहीं है, लेकिन अगर आधे से ज्यादा डॉक्टर एम्स के चले जाते हैं तो बहुत बुरी हालत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश इस जानकारी के लिए। बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ और यहां पर हम बात करेंगे हार्दिक पटेल की। कांग्रेस से बातचीत के बाद अब हार्दिक पटेल जो हैं एक बार फिर सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और सूत्रों के मुताबिक हार्दिक राज्य सरकार से भी पाटीदार आरक्षण जो बड़ा मुद्दा है हार्दिक पटेल के लिए भी, हार्दिक पटेल ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, उनके साथ जो पटेल समुदाय है वो भी नजर आया और हार्दिक पटेल लगातार आरक्षण की मांग यहां पर कर रहे हैं। तो पाटीदार समाज को किस तरीके से आरक्षण मिले इसकी कोशिशें हैं। हार्दिक 20 और 21 मई को मुंडन रैली करेंगे। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हार्दिक अपने आंदोलन की रूपरेखा की जानकारी दे सकते हैं। हालांकि गुजरात में बीजेपी को घेरने और पाटीदार आंदोलन में नई जान फूंकने के लिए हार्दिक पटेल ने कांग्रेसी नेताओं से भी मुलाकात और बात की है। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी को मुश्किल हो सकती है, यानी कि बीजेपी को लग रहा है कि पाटीदार समाज अगर हार्दिक पटेल के साथ जाता है और अगर ज्यादा जाता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं अभी साल के आखिर में, तो मुश्किलें हो सकती हैं बीजेपी को। और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हार्दिक अपने आंदोलन की रूपरेखा की जानकारी भी देंगे कि किस तरीके से वो एक पूरा ये आंदोलन खड़ा करेंगे। उग्र नहीं होगा जैसा कि पहले देखा गया था, बहुत तोड़फोड़ भी हुई थी उस दौरान और काफी कुछ हुआ था। हार्दिक को नजरबंद भी किया गया था, उनको जेल भी जाना पड़ा था। तो तमाम तरह की चीजें अभी तक हार्दिक पटेल के साथ हो चुकी हैं। दीक्षित सोनी हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। दीक्षित, क्या हार्दिक पटेल राजनीति में आना चाह रहे हैं
या हार्दिक पटेल मोलभाव कर रहे हैं विधानसभा चुनाव क्योंकि बहुत करीब हैं और वो समझ रहे हैं कि वहां के हालात कैसे हैं, कितने पाटीदार समाज के लोगों को वो अपने साइड पर ला सकते हैं, क्या ये काफी अहम होगा? जी बिल्कुल, जहां तक हार्दिक का सवाल है, हार्दिक पूरी तरीके से फिलहाल दबाव की राजनीति खेल रहे हैं। हार्दिक अच्छी तरीके से जानते हैं कि 2017 का विधानसभा चुनाव सर पर है और भारतीय जनता पार्टी के लिए पाटीदार समाज का जो वोट है वो कितना महत्वपूर्ण है और उसी वोट के जरिए कहीं ना कहीं वो दबाव डालने की कोशिश में कांग्रेस से मुलाकात करने के बाद अब कहीं ना कहीं राज्य सरकार से भी पाटीदार आयोग की रचना को लेकर जो आंदोलन समिति है वो राज्य सरकार के साथ एक बैठक कर सकती है और कहीं ना कहीं अब बार्गेनिंग का जो सिलसिला है राज्य सरकार के साथ वो सीधे तौर पर शुरू हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर देखें तो हार्दिक पटेल अपने इस आंदोलन को एक बार फिर से तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसी वजह से उन्होंने 20-21 तारीख को एक बड़ी रैली का आयोजन किया है और खासतौर पर उसमें मुंडन यात्रा का आयोजन किया गया है। जो कार्यकर्ता है पास के यानी कि पाटीदार आंदोलन समिति के, वो मुंडन करके इस रैली में शामिल होंगे। तो एक तरफ वो आंदोलन करके दबाव बना रहे हैं, कांग्रेस से मिलकर दबाव बना रहे हैं और दूसरी तरफ सीधे तौर पर राज्य सरकार से पाटीदार आयोग जो कि उनकी एक बड़ी मांग है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं वो बातचीत करने जा रहे हैं। जी दीक्षित, गुजरात से ही एक और बड़ी खबर है, कांग्रेस खेमे को झटका लग सकता है। खबर यह है कि शंकर सिंह वाघेला, जिनको लेकर लगातार यहां पर कयास लगाए जा रहे थे कि क्या वाघेला दूसरी पार्टी में जा सकते हैं, जैसा कि उनकी अभी तक आदत रही है। हालांकि उन्होंने मीडिया के सामने आकर इनकार किया। उन्होंने कहा कि वो किसी भी पार्टी में नहीं जा रहे हैं, कांग्रेस का दामन वो थामे रहेंगे। चुनाव वो इतने लड़ चुके हैं कि उनको आगे अब चुनाव लड़ने का शौक नहीं है। ये तमाम बातों के बीच एक बार फिर से ये अटकलें तेज हो चुकी हैं कि वाघेला जा सकते हैं और साथ ही वो कई विधायकों को, यानी कि जो अपने उनके विधायक हैं, कई कार्यकर्ता, उनको भी साथ में ले जा सकते हैं। और ये रहा है चलन, आपको बता दें कि जब भी पार्टी का कोई बड़ा नेता, वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ता है तो वो अपने साथ ले जाता है और भी तमाम नेताओं को भी और कार्यकर्ताओं को भी, चाहे बाद में या उस वक्त जिस वक्त वो बीजेपी या कोई और पार्टी ज्वाइन करते हैं या बीजेपी की तरफ से कांग्रेस ज्वाइन होती है। फिलहाल हमारे साथ दीक्षित सोनी मौजूद है लगातार। दीक्षित, इसको किस तरह से देखें? क्या वाघेला अब भी खंडन करेंगे इस खबर का? देखिए हुमरा, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जहां तक शंकर सिंह वाघेला का सवाल है, उनका जो गोत्र है वह कहीं ना कहीं जनसंघ से है और पिछले कई लंबे अरसे से अगर देखा जाए तो उनकी जो गतिविधियां थी वो काफी संदेह के घेरे में थी। और खासतौर पर जिस तरीके से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुजरात विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के कार्यालय में जाते हैं, उनसे बैठक करते हैं, उनसे चाय पीते हैं, ये सारी जो गतिविधियां थी उसको देखकर ही कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता था कि कहीं ना कहीं वाघेला के मन में कुछ और चल रहा है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक वाघेला के जो बेटे हैं महेंद्र वाघेला, जो कि कांग्रेस के ही विधायक है, बायड नाम की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से वो कांग्रेस के विधायक है, महेंद्र वाघेला जो है वो सीधे भाजपा में जुड़ सकते हैं। और जहां तक शंकर सिंह वाघेला का सवाल है वो बिल्कुल ही न्यूट्रल रहेंगे, शायद वो ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस से बाहर ना निकले, लेकिन सूत्र ये कंफर्म बता रहे हैं कि जो महेंद्र वाघेला है, जो उनके बेटे हैं, वो अब भाजपा के साथ अपना हाथ मिला सकते हैं। और खासतौर पर शंकर सिंह वाघेला गुट के जितने और भी विधायक हैं वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस छोड़कर अब बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, ऐसे भी सूत्र बता रहे हैं। बिल्कुल, हालात और कुछ ऐसे ही बता रहे हैं दीक्षित कि वाघेला बहुत जल्दी पार्टी छोड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहां पर और ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ में कहां हुआ नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और यहां पर हम आपको बताने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ अभियान काफी तेज हुआ है। ऑपरेशन बहुत कड़ा हुआ है। 18 से 20 नक्सली वहां पर मारे गए हैं। खबरें कुछ ऐसी हैं, लेकिन नक्सलियों ने डेड बॉडी नहीं छोड़ी है, वहां पर साथ में लेकर गए हैं। लेकिन जो खून के निशान है, जो खून के धब्बे हैं, वो ये बताते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में नक्सली यहां पर मारे गए हैं। और साथ ही आपको हम ये वीडियो दिखा रहे हैं। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ऑपरेशन चलाया गया है। लेकिन नक्सलियों से कैसे निपटा जाए, इसका फॉर्मूला तो कुछ तस्वीरें हम आपको बीच में दिखाते रहेंगे ऑपरेशन की। और सुकमा के बुरकापाल नक्सली हमले के बाद सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन, छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम ने सुकमा और बीजापुर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान आसपास मौजूद नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां भी चलाई, लेकिन जवानों की हिम्मत और हौसले के आगे कायर नक्सली टिक नहीं पाए। सर्च ऑपरेशन के दौरान दोनों तरफ से भारी गोलीबारी हुई है। पूरी खबर हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी आदित्य मौजूद है, आदित्य नामदेव। आदित्य, ये जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि ये ऑपरेशन 3 दिन से चल रहा था, यानी कि रविवार, सोमवार और मंगलवार, और एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। और इसमें कौन कौन सी टीमें थी? सीआरपीएफ और साथ ही पुलिस भी थी, कोबरा टीम भी इसमें शामिल थी। और नक्सली जो अक्सर काले कपड़ों में रहते हैं, वो कोबरा के यूनिफॉर्म में नजर आए हैं। और क्या ताजा अपडेट आपको मिल पा रहा है? देखिए, वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार जब यहां पर दौरे पर आए थे, उन्होंने साफ कर दिया था कि छत्तीसगढ़ पुलिस उनका साथ नहीं दे रही। और सीएम के सामने उन्होंने बोल दिया था, अगर छत्तीसगढ़ पुलिस साथ नहीं देगी तो ज्वाइंट ऑपरेशन नहीं होगा, अब अकेले सीआरपीएफ ऑपरेशन करेगी। उस घटना के बाद से ही लगातार कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। सीआरपीएफ के साथ जिला पुलिस बल 1/3 शामिल हो रही है और बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। देखिए, आपको बताना चाहूंगा, पिछले 1 हफ्ते से लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। अभी भी ऑपरेशन 24 जगहों पर चल रहे हैं। पुख्ता जानकारी है हमारे पास, 24 जगहों पर बड़े ऑपरेशन चला रही है सीआरपीएफ जिला बल के साथ मिलकर। उसमें आईटीबीपी के भी कुछ जवानों को शामिल किया गया है और उनको सराउंडिंग देने के लिए एक हेलीकॉप्टर भी साथ में रखा गया कि अगर कुछ कैजुअल्टीज होती है। और सबसे बड़ी बात, जो बीजापुर का आप ये लाइव वीडियो देख रहे हैं, बीजापुर में अभी जो नक्सली वारदात हुई है, जो नक्सली मुठभेड़ हुई है, जिसमें सीआरपीएफ के जवानों ने 15 से 20 नक्सलियों को मारने का दावा किया, वहां का वीडियो है। और बाकायदा वहां पर वीडियो जब ये चल रहा था, उसी समय हेलीकॉप्टर जो एयरफोर्स का था, वो बाकायदा उनको ले जाकर वहां पर रसद पहुंचा रहा था, खाने का सामान पहुंचा रहा था। एक बहुत बेहतर कोऑर्डिनेशन अब वहां पर देखने को मिल रहा है। इतनी ज्यादा शहादत होने के बाद कम से कम अब हमारे अर्धसैनिक बल और जिला बल के जवान चेते हैं और लगातार कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते बड़ी यहां पर घटना हुई है। 150 नक्सली बताए जा रहे थे और तकरीबन 300 जवान शामिल थे, यानी कि संयुक्त टीम ये ऑपरेशन था जिन्होंने पूरी तरफ से घेर के, यानी कि चारों तरफ से घेर कर ये नक्सलियों को निशाना बनाया। लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है, क्योंकि एक भी डेड बॉडी नक्सलियों की नहीं मिली है। खून के निशान कई मिले हैं, लेकिन अभी भी ऐसी शिनाख्त नहीं हो पाई है कि कोई भी डेड बॉडी वहां पर मौजूद है। फिलहाल जांच चल रही है, जो सीआरपीएफ है और तमाम जो अधिकारी हैं वो इसकी जांच कर रहे हैं। अब एक दूसरी खबर यह है कि रमन सिंह ने फीडबैक मांगा है। साथ ही उन्होंने फीडबैक के साथ साथ उन्होंने स्वराज अभियान को लेकर 20 मई तक का मौका दिया, यानी कि 20 मई तक ये फीडबैक उन्होंने मांगा है कि आप पूरा फीडबैक दे दें, सारी डिटेल्स उनको दे दें। तो पूरी खबर क्या है ये आपको बता दें कि सीएम रमन सिंह ने अपने मंत्रियों और सचिवों से लोक स्वराज अभियान को लेकर फीडबैक मांगा है और ये फीडबैक 20 मई तक देना है। इस आधार पर सीएम रमन 22 मई को समीक्षा कर 23 मई को कलेक्टरों की तबादला सूची जारी कर देंगे। इस फेरबदल में 5 जिलों में नए कलेक्टर बिठाए जाएंगे। 3 अप्रैल से शुरू हुए अभियान में मुख्यमंत्री रमन सिंह खुद अब तक राज्य के सभी 27 जिलों का दौरा कर चुके हैं। कुछ जिले में से तो 2 से 3 बार भी जा चुके हैं। यह अभियान 19 मई को खत्म हो रहा है और इस अभियान में सीएम ने मौके पर अचानक उतरकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की स्थिति का आकलन किया और ग्रामीणों से पूछताछ भी की है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 22 मई को समीक्षा कर 23 मई को कलेक्टर्स का तबादला सूची जारी कर देंगे रमन। ये हम आदित्य से जान लेते हैं। आदित्य, इसके बारे में आपके पास कोई अपडेट है? और साथ ही जिस तरीके से समीक्षा की जा रही है और गांव जाकर लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश की जा रही है, इसको किस तरीके से देखें? देखिए, 2018 का चुनाव है। 2018 के चुनाव में पहले से ही काफी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर काम कर रहा है और सरकार के खिलाफ बहुत पॉजिटिव रिस्पांस लोक सुराज अभियान में सीएम को नजर नहीं आया। सीएम को साफ नजर आ रहा है कि अगर लोक सुराज अभियान में रिस्पांस सही नहीं तो आगे 1 साल हमारे पास चुनाव को जाने के लिए बचा है। अभी नहीं काम करेंगे कलेक्टर्स, अभी नहीं योजनाओं को लेकर जाएंगे जनता के पास, तो आखिर कब लेकर जाएंगे? अमित शाह का दौरा है 8, 9 और 10 जून को, उसके पहले पूरी विधायकों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट उनको देनी है सीएम को, तो वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट पूरी तैयार की जा रही है। और सीएम के पास लगभग 49 जो अभी
भी सिटिंग एमएलए, उनमें से 30 से 35 एमएलए की साफ तौर पर शिकायत है कि काम नहीं करते हैं और जनता इनसे नाखुश। अगर ये दोबारा चुनाव लड़े तो पूरी तरह से भाजपा वहां से साफ हो जाएगी। उसको लेकर पूरी प्रिपरेशन चल रही है और सीधे तौर पर जनता को के बीच की अगर योजनाएं जनता तक नहीं पहुंचेगी तो कलेक्टरों पर लगभग आधा दर्जन से ज्यादा कलेक्टरों पर गाज गिरनी तय है। 23 को कैबिनेट की बैठक है, उसी दिन ये तय हो जाएगा और ये लोक सूरज अभियान जो है वो 19 मई लगभग 20 मई की सुबह ये बिल्कुल। आदित्य बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। थोड़ी वक्त की कमी है और सब मध्य प्रदेश की एक और खबर आपको हम ये बता दें कि जो स्टेनो घोटाला है उसको लेकर, टाइपिंग और स्टेनो घोटाले को लेकर बहुत सारे लोग जो हैं अब निशाने पर आ चुके हैं। एसटीएफ इसकी जांच कर रहा है। तकरीबन 600 लोग हैं, बहुत बड़ा घोटाला है ये। और साथ ही जिसने पैसे देकर ये परीक्षा पास की है, सभी संदिग्धों से पूछताछ पूरी करने के बाद एसटीएफ अब आरोपियों की गिरफ्तारी करेगी। और एमपी में व्यापम के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है। 14 अप्रैल और 21 अप्रैल 2013 को अंग्रेजी शॉर्ट हैंड और हिंदी टाइपिंग की परीक्षा ऑफलाइन होने वाली आखिरी परीक्षा थी, इसलिए जमकर धांधली की गई। लेकिन अब जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें फंसने वाले हैं और 19 लोगों के खिलाफ पहले ही मामला चल रहा है। एमपी में टाइपिंग स्टेनो घोटाले में 600 लोगों के खिलाफ जांच चल रही है और अब संदिग्धों से पूछताछ पूरी की और अब होगी गिरफ्तारी, यानी कि गिरफ्तारी हो सकती है। वीरेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। वीरेंद्र, कितनी जल्दी ये कार्रवाई हुई है, कितना बड़ा घोटाला है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? क्योंकि इसलिए जानने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि क्या इसमें कोई बड़े पद पर बैठे हुए लोग भी शामिल हैं या फिर ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ अपने फायदे के लिए, सिर्फ छोटे मोटे फायदे के लिए ही ये काम किया? लेकिन निश्चित रूप से इसके तार कहीं न कहीं बड़े लोगों से भी जुड़े होंगे, लेकिन चूंकि अभी एसटीएफ की जांच प्राथमिक चरण में है, 600 लोगों को सूचीबद्ध किया गया है जिनके ऊपर संदेह के बादल हैं। जल्द उनकी गिरफ्तारी होगी और उनके बाद उनकी जब इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बाद ये खुलासा हो पाएगा कि क्या वास्तव में व्यापम की तरह ये भी एक ऐसा व्यापक जाल था जिसके अंदर सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों के तार सीधे जुड़े हुए थे और उसके कारण से इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया जा सका। निश्चित रूप से इसमें बड़े लोगों के नाम इसलिए भी सामने आएंगे क्योंकि इतना बड़ा अगर घोटाला होता है, 600 लोग जिसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो बिना कहीं ऊपरी सहमति के ये संभव ही नहीं है। जी वीरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे मुंबई में एक गिरे लड़की की दास्तान। टैंकर घोटाला मामला। जी हां, टैंकर घोटाले को लेकर कपिल मिश्रा एसीबी के पास जाते हैं और अब एसीबी जांच का दायरा आगे बढ़ाती है और एसीबी को उपराज्यपाल भी निर्देश देते हैं कि जांच तेजी से की जाए। अब जो है आगे कार्रवाई करते हुए एसीबी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव वैभव पटेल से पूछताछ करेंगे। सूत्रों के मुताबिक वैभव से पूछताछ के बाद सीएम के राजनीतिक सलाहकार आशीष तलवार को भी नोटिस भेजा जा सकता है। एसीबी चीफ मुकेश कुमार मीणा के मुताबिक जांच टीम वैभव पटेल से कई बिंदुओं पर पूछताछ करेगी। ये काफी इंपॉर्टेंट होगा वो इस लिहाज से क्योंकि इतने सालों तक ये घोटाला क्यों नहीं सामने आया, जिसकी बात बार बार अरविंद केजरीवाल कहते रहे थे कि शीला दीक्षित इस पूरे मामले में लिप्त हैं, उनके खिलाफ कई सारे सबूत हैं और खुद कपिल मिश्रा जो इसकी शिकायत करते हैं लेकिन 2 साल तक वो खामोश रहते हैं। हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ मौजूद हैं। अनामिका, इसको किस तरह से देखिए, अब एसीपी दायरा बढ़ा रही है जांच का?
देखिए, जाहिर तौर पर अब उनके निजी सलाहकार विभव पटेल और जो राजनीतिक सलाहकार हैं आशीष तलवार से भी पूछताछ की जा रही है। तो कहीं न कहीं एक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकंजा कसता नजर आ रहा है और ये मामला अचानक ही कहा जा सकता है कि इस जांच में तेजी आ गई है। कपिल मिश्रा के इस अनशन के बाद पिछले 11 मई को कपिल मिश्रा गए भी थे एसीबी के सामने। उन्होंने कुछ और तथ्य, कुछ जांच रखने की बात भी कही थी, दावा किया था कि उन्होंने कुछ सबूत पेश किए हैं। तो कहा जा सकता है कि एक ब्राइबरी मामला, कपिल मिश्रा उन पर आरोप लगा रहे हैं, सत्येंद्र जैन से पैसे लेने की बात और ये दूसरा टैंकर घोटाला, तमाम घोटाले एक साथ आ गए हैं। कहीं न कहीं इसके राजनीतिक परिप्रेक्ष्य तो काफी है। बिल्कुल अनामिका, एक और एक बड़ी बात है कि निजी सचिव से पूछताछ मुख्यमंत्री के, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जी, जाहिर तौर पर निजी सचिव से पूछताछ का मतलब ही होता है कि उंगलियां कहीं न कहीं सीधे तौर पर केजरीवाल की तरफ भी उठ रही हैं। और जब अभी तक निजी सचिव से नहीं पूछताछ की गई थी, राजनीतिक सलाहकार से नहीं पूछताछ की गई थी और अब सीधे तौर पर निजी सचिव। और दूसरी बात ये भी है कि इतनी तेजी से कार्रवाई शायद बहुत कम देखने को मिलती है। जी, जाहिर तौर पर कार्रवाई में अचानक, जैसा मैंने कहा, तेजी आ गई है और दोनों ही घोटाले एक साथ इन पर कार्रवाई चल रही है, पूछताछ हो रही है। चलिए राधिका, मुंबई से खबर है, सभा के बारे में बताएंगे कि सभा ने बहुत दिलेरी का काम किया है। सभा ने एक चोर को पकड़ा है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और उसने किसी की मदद भी नहीं ली है। बहुत इंटरेस्टिंग खबर है ये कि मुंबई में सबा सिद्दीकी नाम की एक लड़की ने वो कर दिखाया है जिसे पुलिस को करना चाहिए। दरअसल सबा ने खुद से सीसीटीवी फुटेज के जरिए उस आरोपी को वो ढूंढती रही और फिर उसे पकड़कर लोगों की मदद से पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल सबा जिस एयर कंडीशन बस में चढ़ी थी उसमें एक शातिर चोर ने महज 4 मिनट के अंदर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और बस से उतरकर 9-2-11 हो गया। तो ये खबर हमने आपको बताई कि सबा ने बस स्टॉप पर हर दिन खड़े होकर आखिरकार 5वें दिन चोर को उसी कपड़े में पकड़ लिया और लोगों की मदद से पुलिस के हवाले कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने रुपेश लोखंडे नाम के इस चोर से सबा के पेपर और पर्स के साथ ही 4 से 5 लोगों के पर्स और कीमती सामान भी बरामद किया है। वसीम हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं इस पर ज्यादा अपडेट के साथ। वसीम, तो ये जो सबा ने किया है और बड़ी मशक्कत के साथ और शिद्दत के साथ किया है कि वो खड़ी रही, रोजाना इंतजार करती रही इस चोर का। बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने किया है वो अपने आप में काबिल तारीफ है, क्योंकि मुंबई पुलिस की हमेशा एक आदत रही है, कहीं चोरी हो जाती थी और उसकी कंप्लेंट लिखाओ तो वो कंप्लेंट तो ले लेती थी लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करती थी। लेकिन इसने उस सीसीटीवी की पहले इंतजाम किया कि जो गाड़ी में सीसीटीवी लगा था, सीसीटीवी उन्होंने गाड़ी का सीसीटीवी लिया, उसके बाद उसके फुटेज देखे और फिर लगातार वही बस स्टॉप पे खड़ी रही, 5 दिन तक लगातार बस स्टॉप पे खड़े रही और उसके बाद उसे उसी कपड़े में गिरफ्तार किया, लोगों को जमा किया, चिल्लाने लगी और लोग जमा हुए। फिर उसको पुलिस स्टेशन ले गई। पुलिस स्टेशन लेके जाने के बाद जो है पुलिस को बताया कि इसने चोरी की थी, मैंने एक FIR भी दर्ज कराई है और पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो कुछ सामान भी उसके साथ मिले थे। कहीं ना कहीं ये अपने बल पर, यानी मुंबई पुलिस ने कोई मदद नहीं की, इसने अपने बल पर जो है एक चोर को पकड़ा है और कई लोगों का उसने फायदा भी कराया है। जी वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए और इसी के साथ 10 से 11 देश हमारा में आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। खाना रखा है अब्बू, खा लो। ठीक है फरदीन। 11वीं क्लास में एडमिशन मिल गया? हाँ जी शुक्रिया।
मेरे अब्बू मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं। शुक्र है हमारे सपने को पूरा करने के लिए हमें मिल रही है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की तरफ से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने मैट्रिक में 50% अंक प्राप्त किए हैं, और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। मदद हमारी, मंजिल आपकी।